आज हम नेपाल के बारे में जानेंगे कि किस तरह नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। लेकिन इससे पहले नेपाल के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो एक ओर चाइना से और तीन ओर इंडिया से घिरा हुआ है। लैंडलॉक्ड होने के कारण ये गरीब देशों में गिना जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये बुरी तरह इंडियन ओशन पर डिपेंड है। यहाँ की 1/3 पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही सुंदर और अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। यहाँ सबसे ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी हैं। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये माता सीता का भी जन्म स्थल है, जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया और नेपाल का ओपन बॉर्डर है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है, जिसे मारना यहाँ इलीगल है। हिमालय का अधिकतम हिस्सा नेपाल में ही पड़ता है, जिसकी वजह से हिमालय को यहाँ सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसके झंडे में 4 कोने नहीं हैं। इसका झंडा 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक हिमालय को दिखाता है और दूसरा हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को दिखाता है। यहाँ वीकली हॉलीडे भी सैटरडे को मनाया जाता है। तो ये थी नेपाल के बारे में कुछ रोचक बातें। अब जानते हैं नेपाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। नेपाल में 3 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी, दूसरा नेपाली कांग्रेस एनसी और तीसरा जनता समाजवादी पार्टी जेएसपीएन। भारत की तरह ही यहाँ भी फेडरल सिस्टम है। जो फेडरल सिस्टम है वो बाईकैमरल है, मतलब यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हैं। नेपाल के अपर हाउस को नेशनल असेंबली और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। लोअर हाउस में टोटल 275 सीट्स हैं। मेजॉरिटी के लिए लगभग 165 सीट्स चाहिए होते हैं। लेकिन नेपाल का ये सिस्टम यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे की बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। तो चलिए ब्रीफली इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 1950 के पहले नेपाल में 4 डायनेस्टीज ऑलरेडी रूल कर चुकी थी, जिसमें राणा डायनेस्टी लास्ट थी। नेपालियों ने भारत की आज़ादी में बहुत ही बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई थी और उसी दौरान उन्होंने नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन किया था। नेपाली कांग्रेस ने राणा डायनेस्टी के राजा को हराकर नेपाल में डेमोक्रेसी को स्थापित किया। लेकिन 10 साल बाद नेपाल में फिर से पार्टीलेस पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई और जो नेता थे वो भागकर इंडिया आ गए। लगभग 30 साल तक नेपाल में बिना पार्टी की सरकार रही। इसी बीच झप्पा मूवमेंट भी हुआ। ये मूवमेंट तो बुरी तरह फेल हो गई, लेकिन इसमें कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस पावर में आए। लेकिन यहाँ पंचायत सिस्टम कंट्रोवर्सी का कारण बना, जिसमें जो नेता थे जो राजा थे वो नेपाल में बारी बारी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये पंचायत सिस्टम नेपाल में प्रोग्रेस का कारण भी बनी। 1990 में नेपाली कांग्रेस ने यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर पंचायत सिस्टम को खत्म कर दिया। उसके बाद 10 सालों तक नेपाली कांग्रेस का ही राज रहा नेपाल पे। लेकिन इससे नेपाल में इमेच्योर डेमोक्रेसी थी। पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाइयाँ होने लगी। इसी वजह से नेपाल में द मॉइस्ट पार्टी ने गुरिल्ला विद्रोह कर दिया था। 2008 में जाकर मॉइस्ट और नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज एक हुई और किंग ज्ञानेंद्र को हराकर नेपाल एक बार फिर डेमोक्रेसी को स्थापित कर लिया। लेकिन इस बीच नेपाल में कई विद्रोह भी हुए, जैसे 2001 का रॉयल मैसेकेयर, जिसमें राजा के सभी फैमिली मेंबर को मार दिया गया था। लेकिन राजा के भाई ज्ञानेंद्र बच गए और वही राजा बने। राजा बनते ही ज्ञानेंद्र ने फिर से पार्लियामेंट को भंग कर दिया। जो नेपाल की जनता थी उनको ये मंजूर नहीं था और 2005 में लोकतंत्र आंदोलन हुआ और लोगों ने राजा का खूब विरोध किया, जिसके कारण राजा ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जनता पर छोड़ दिया गया। इसके बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के पीएम बने लगभग 82 दिनों के लिए। पुष्पा कमल दहाल 280 दिनों के लिए पीएम बने उसके बाद नेपाल में, और इस तरह और भी कई पीएम रहे। लोअर हाउस के लिए इलेक्शन 2017 में हुआ था,
जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2017 में हुआ था। उसके बाद केपी शर्मा ओली पीएम बने और अब तक कार्यरत थे। वो एनसीपी के लीडर थे। लेकिन अभी की न्यूज़ तो आप सब ने सुनी ही होगी। एनसीपी ने केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अभी नेपाल की लोअर हाउस डिसॉल्व हो चुकी है केपी शर्मा ओली के द्वारा। जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।